अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। हॉलिडे इसने फ्रेंच जो बुक थी उसका ये चैप्टर नंबर 7 है। वर्क एंड एनर्जी ये चैप्टर जो है इसको दो पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? पहले वर्क और सेकंड एनर्जी में। तो एनर्जी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरली हम एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी ये है कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर कोई बाल पड़ी हुई है जिसका मेस m है। इस बाल के सामने यहाँ पर कोई एक स्लैब है और ये शीशे की कोई एक ऐसे कह लें कि स्लैब रखी हुई है। लेट्स सपोज ये बाल अगर इसको टच कर यहाँ पर अगर है बाल, तो क्या ये शीशा टूट जाएगा? शीशा नहीं टूटेगा। किस वक्त टूटेगा? कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट या कोई आदमी इसको जब तक हिट नहीं करेगा, जब ये हिट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स की वजह से ये बाल यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब ये बाल जब इसमें से पास होगी या इसके साथ स्ट्राइक करेगी तो ये शीशा जो है ये ब्रेक हो जाएगा। किस वजह से ब्रेक होगा, इसको अपने माइंड में रखें। दूसरा हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेबल हो, और टेबल जो है शीशे की है, यहां पर हमारे पास कोई बॉल है, इसको जब या कोई मेस है, इसको यहां से हम रिलीज करते हैं, ये यहां से आएगा टेबल पर। तो क्या टेबल का जो यहां पर शीशा होगा ये टूट जाएगा या नहीं? जाहिर सी बात है ये यहां से हो सकते हैं क्रैक हो, यहां से ये टूट जाए। अब किस वजह से टूटेगा? पहले ये बाल इसके ऊपर रखी हुई थी, नहीं टूट रहा था, लेकिन जब हमने इसको ऊपर उठाया, इसे रिलीज किया, हमने फोर्स भी नहीं अप्लाई की, फिर भी ये टूट जाएगा। अब ये बाल पहले इसके साथ टच थी, ये नहीं टूट रहा था, अब ये टूट रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन बहुत इजी है कि जब हम यहाँ से बाल को मूव करवाते हैं, एनर्जी देते हैं, एक किक लगाते हैं या फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो बाल मूव करने शुरू कर देती है। जब ये बाल मूव करती है तो मूव करते हुए इस बाल के पास एक एनर्जी आती है, वो वाली एनर्जी जो होगी उस एनर्जी को काइनेटिक। तो अब इसके पास जो एनर्जी है ये वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। जब हम इस बाल को यहाँ टेबल की सरफेस से उठाकर ऊपर कर रहे थे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे थे, तो इस बाल के अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई, वो वाली एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। जब ये डाउनवर्ड आकर इसके साथ स्ट्राइक कर रही थी तो इसी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये डाउनवर्ड आ रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई थी? कन्वर्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पर ये बाल क्या, इसको क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। तो एनर्जी ये है। अगर हम इसको लेकर आते हैं वर्क में, एनर्जी का पूरा टॉपिक है, इसको हम आगे ये हाफ चैप्टर के बाद आएगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वर्क का यूनिट, वर्क की एग्जांपल, वर्क इन वन डायमेंशनल केस, वर्क इन टू डायमेंशनल केस, वर्क डन बाय अ सिंगल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और उसके बाद हम जाकर डिस्कस करेंगे एनर्जी को। और उससे पहले, एनर्जी से पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्क। जब कोई वर्क का नाम लेता है तो हमारे जहन में एक ही लफ्ज आता है काम, कि काम करने को वर्क कहते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारी असाइनमेंट मिल जाती है, हमें होमवर्क मिलता है, हमारे एग्जाम होते हैं, तो क्या वो हमारा वर्क होता है? यही सोचने की बात है। हम ये समझते हैं कि बहुत थके हुए हैं, हमें आज इतनी असाइनमेंट मिली है, हमने हल करनी है, क्या वो हमारा वर्क है? या वैसे और जो काम इससे रिलेटेड जो करने होते हैं तो क्या वो वर्क के ज़मरे में आते हैं या नहीं आते? तो इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ वर्क। हम डेली लाइफ में
तो वर्क के लिए हमने फिजिक्स में वर्क को छोड़े, हमने फिजिक्स में ये कहा था कि हम डिस्कस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो सारी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, सारी क्वांटिटी कहलाती है वर्क। हमारे माइंड में वो वाला वर्क है कि असाइनमेंट हमारा वर्क है, एग्जाम वर्क है, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में हम इन चीजों को वर्क नहीं बोलेंगे। वर्क क्या है? अगर कोई क्रेन जो है या लिफ्टर है, लोड लिफ्टर, वो किसी वेट को यहां से उठाकर यहां पर लेकर जाता है, बहुत सारा टाइम यहां पर रखता है, फिर रिलीज करके यहां पर रख देते हैं, तो ये भी वर्क नहीं है। आप लोग ये करते हैं कि घर से कॉलेज जाते हैं, अपना बैग उठाते हैं, कॉलेज लेकर जाते हैं, वहां से दोबारा घर में लाकर उसी जगह पर रखते हैं। आप जरूर लाजमी इससे बैग उठाने से, लोड उठाने से, बॉक्स उठाने से थके होंगे, लेकिन फिर भी फिजिक्स इसको वर्क नहीं कहती। तो फिर फिजिक्स में वर्क क्या है? तो वर्क को हम यहां पर ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई भी आदमी वर्क को मेजर करे, सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट आदमी इसको हम अगर मेजर कर रहे हैं, तो फिर उन सब की वैल्यू एक ही आनी चाहिए। तो फिर उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा, प्रॉपर मेथड होगा, उससे हम वर्क को डिफाइन करेंगे कि वर्क क्या होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क क्या है। सिंपली हम वर्क को ऐसे कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। वर्क जो होता है तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो वर्क को हम यहां पर ऐसे कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी along a line of motions and a magnitude is known as work। लेकिन इसको हम सिंपल ऐसे कहेंगे कि हम एक प्लेन लेते हैं और वो प्लेन ये है कि एक्स वाई प्लेन, एक्स प्लेन, और यहां पर वाई प्लेन। सपोज दैट कि एक्स प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का मास है m। एक्स प्लेन में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से मैं फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स में इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां से पहुंच जाता है इस पॉइंट पर, यही जो ऑब्जेक्ट है, तो हम ये कहते हैं कि यही वाला ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। इस वजह से क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की थी और ये फोर्स F थी, फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट यहां पर मूव करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन, जहां पर ये x एक्सिस के साथ एंगल फाई या ऐसे कह लें कि एंगल थीटा बना रहा है, और यहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन मिली और वो वाली पोजीशन जो होगी तो उसको हम कहेंगे कि फाइनल, इनिशियल पोजीशंस और फाइनल पोजीशंस इस ऑब्जेक्ट की हमें मिल गई। तो हम ये कहेंगे कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m acted on by a constant force f, इसके मास m था, इसके ऊपर हम कांस्टेंट फोर्स जो exert कर रहे हैं। assume a simplest case in which the work take place in a straight line in the directions in situations define the work done by the force। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट आई है यहां से लेकर यहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, s के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहां पर फिर हम ये कहते हैं कि s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और f क्या है, ये फोर्स है। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। लेकिन हम इसको ऐसे कहेंगे कि ये यहाँ पर एंगल थीटा भी बढ़ रहा है। जब एंगल थीटा भी है तो वर्क ये इनकम्प्लीट है, तो वर्क का जो एक्चुअल फार्मूला होगा, वर्क इज इक्वल टू F डॉट S हमारे पास आएगा। वर्क इज इक्वल टू F S और साथ क्या आएगा, cos थीटा आएगा। वर्क इज इक्वल टू F S। यहाँ पर ये जो F मेरे पास आया है इसको मैं इक्वेशंस
कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं कि वर्क क्या है। लेट्स सपोज मैंने अब ऐसे भी कह सकता कि बॉडी को यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, या यहाँ से मैं बॉडी को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करूं या ऐसे पुल करूं, लेकिन यहाँ से देखें अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को हम उठा रहे हैं। ऐसे मैंने ये फोर्स जो अप्लाई की हुई है, तो यहाँ पर मैंने एंगल को इंट्रोड्यूस करवाया है और वो एंगल है थीटा। अब सबसे फर्स्ट केस इसका लेते हैं। अब इस इक्वेशंस में देखें, हम ये कहते हैं कि इसको अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे। कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल में f cos थीटा और वर्टिकल में जो कंपोनेंट होगा वो f sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट को हम ऐसे कहेंगे कि ये वाली जो डायग्राम बन रही है, तो यहाँ पर मेस m था, इस मेस को हम ऐसे मूव करवा रहे थे, यहाँ पर हम फोर्स F एक्सर्ट कर रहे थे। इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो दो हमारे पास आएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट F sin थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है F cos थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये बॉडी जो मूव कर रही है तो अलोंग F cos थीटा और F sin थीटा क्या कर रहा है, तो F cos थीटा के लिए हम ये कहेंगे कि F cos थीटा की वजह से ये बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग F cos थीटा। और F sin थीटा क्या कर रहा है, यहाँ पर देखें बॉडी का वेट जो है W इज इक्वल टू mg। इस केस में F sin थीटा बैलेंस कर रहा है, इसको वेट को बैलेंस कर रहा है, और F cos थीटा ये वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है। हम तीन केस लेंगे कि मैक्सिमम वर्क किस वक्त होगा, मिनिमम वर्क किस वक्त होगा और जीरो वर्क किस वक्त होगा। तो पहला हम केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि अगर हमारे पास एंगल बिटवीन s और f ये एंगल 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे कह रहे हैं कि बॉडी ये है m, इसका मेस, इसके ऊपर हम फोर्स F फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उस फोर्स की वजह से बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर एंगल 0 होगा। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू Fs और साथ क्या आएगा cos 0, तो W इज इक्वल टू Fs cos 0, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब फोर्स की डायरेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस सेम हो तो मैक्सिमम हमें वर्क मिलता है। सेकंड, मिनिमम वर्क कब, अगर हमारे पास एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये है कि मेस ये था, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो, एस की डायरेक्शन ये हो। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो देखें कितने का बन रहा है, 90 का। तो मैंने शुरू में एग्जांपल ये दी थी कि अगर आप लोग बैग को उठाकर इतना टाइम यहाँ पर पकड़े रखें या क्रेन या वेट लिफ्टर जो है वो वेट को उठाकर यहाँ पर फिर वापस रखे तो कोई भी वर्क इसने नहीं किया। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू Fs एंड cos 90 डिग्री, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 का हो तो वर्क 0 हो जाता है। एंड थर्ड वन ये है कि हम ऐसे कहते हैं कि वर्क, हम अगर ऐसे कहें कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और वर्क इस डायरेक्शन, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर पुट करें वर्क इज इक्वल टू Fs cos ऑफ 180, cos 180 किसके, -1 के, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -Fs। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि वर्क नेगेटिव होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शंस क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शंस हो, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा।
ये तो क्लियर हो गया। हम ऐसे लिखते थे कि दो वेक्टर के केस में वेक्टर ए और दूसरा हम ये कहते थे कि वेक्टर बी, इन दोनों के दरमियान अगर हम एंगल लें थीटा तो यहां से इसके ऊपर ये वाला जो कंपोनेंट आता था तो ये b cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो लेते थे तो ये a cos थीटा, ये इसके ऊपर कंपोनेंट डिफरेंट। तो ऐसे हम ये कहते थे b cos थीटा इज प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर b on a एंड a cos थीटा इज प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर a on b। इसी तरीके से यहां पर भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रोजेक्शंस नहीं यूज करेंगे। हम ऐसे कहते हैं कि लेट्स सपोज, ये तो हमने डिस्कस किया। अब हम ऐसे कहते हैं कि फोर्स के लिए कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है, मेस यहाँ पर है, इसके ऊपर फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट s और ये वाला जो कंपोनेंट यहाँ से आएगा तो ये s cos थीटा, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है थीटा। तो इसके लिए हम ये कहेंगे, और मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ये वाली जो इक्वेशंस है इसको पहले हम इसके लिए लिखते हैं। तो इसको हम अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू f cos थीटा, देखिए f cos थीटा और साथ क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि as particle is displaced by f cos theta and work is dot product of the displacement, so work is equal to f cos theta, as हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो ये वाला हमारा केस आया है तो इसको हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं f s cos थीटा या s cos थीटा इनटू f, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू s cos थीटा और साथ क्या आएगा f। अब ये वाली इक्वेशंस क्या बता रही है, ये हमें बता रही है वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जैसे हमने कहा था कि प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर a on b या प्रोजेक्शंस ऑफ वेक्टर b on a, लेकिन यहां पर हम ये कहेंगे f cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स जिसकी वजह से ये बॉडी मूव कर रही है, और s cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद कर, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ वर्क, कि वर्क का यूनिट क्या होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होता है, यूनिट्स ऑफ वर्क इज जो हम डिफाइन करें कि जूल किसके इक्वल है, तो जूल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू मीटर। ये तो मैथमेटिकली हमने लिखा है, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, मैं ये कहता हूँ कि ये बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये वाली फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इस फोर्स की वजह से अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रही है और वो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तो ये किसके इक्वल होगा, वर्क कितना वर्क हुआ है, 1 जूल वर्क हुआ है। 1 जूल वर्क को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, एक फोर्स 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड ड्यू टू दैट फोर्स body cover a 1 meter distance in the directions of the applied force known as 1 joule। ये सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है। दूसरे हमारे पास दो है, ब्रिटिश सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम अगर इसका यूनिट देखें तो ब्रिटिश सिस्टम में यूनिट जो होगा ये फुट पाउंड, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क इज अर्क, ये यूनिट होगा। यहाँ पर मेंशन किया है कि इसको रिलेट करें कि अर्क इसके 1 जूल के या
फुट पाउंड किसके इक्वल है, तो 1 जूल जो होता है ये इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। और इसको अगर फुट पाउंड में कन्वर्ट करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.736 फुट पाउंड, ये इसके इक्वल होगा। ये यूनिट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये तो मैक्रोस्कोपिक व्यू पर हमने देखा है। बट माइक्रोस्कोपिक व्यू या एटॉमिक स्केल के ऊपर हम डिफाइन करें तो एटॉमिक स्केल में वर्क का जो यूनिट होगा तो उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है। ये माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक लेवल के ऊपर